इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टेलविंड सीएसएस सिखाने वाला हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीट मतलब कंप्लीट टेलविंड सीएसएस और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी। इस लेक्चर के बाद आपको मुझे नहीं लगता टेलविंड सीएसएस कहीं और से सीखने की नीड पड़ेगी। पूरा टेलविंड सीएसएस आप मास्टर कर लोगे और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, कंप्लीट आप टेलविंड सीएसएस यहाँ से सीख के जाओगे। एंड 4 फेजेस में मैंने डिवाइड किया, बट इससे पहले टेलविंड सीएसएस सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टाइल वाला एक लेक्चर हमारा पहले से अवेलेबल है रिएक्ट प्लेलिस्ट में। रिएक्ट की प्लेलिस्ट ही चल रही है, आपको अगर पता नहीं हो तो पता भी चल गया होगा, तो प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। एंड इसके जस्ट पहले वाला जो हमारा लेक्चर था स्टाइल वाला, उसमें मैंने आपको बता रखा था कि किस किस तरीके से स्टाइल करना होता है, क्या प्रोडक्शन अप्रोच है। नॉर्मल सीएसएस वाले तरीके से करते हैं तो क्या परेशानियां आती है उसमें, एंड फिर उसको सॉल्व करने के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं, वो सब अगर आपने देख रखा है तो आपको पहला वाला ये जो पॉइंट है ना, वाई टेलविंड, ये तो क्लियर हो गया अभी। ठीक है, अगर वो लेक्चर आपने देख रखा है तो ये तो वैसे ही क्लियर हो गया आपको, हालांकि मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, बट अगेन वो वाला लेक्चर देख, कंटिन्यूएशन में है। पिछला वाला लेक्चर देख लो। सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉर्मल सीएसएस बताया था मैंने, नॉर्मल सीएसएस बताया था, फिर उसके बाद मॉड्यूल सीएसएस कैसे आप लिख सकते हो वो बताया था। इंलाइन सीएसएस तो आता ही होगा, बट अगेन मैंने रिपीट कर दिया था, तो वो देख लो। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वाई टेलविंड। एंड फिर उसके बाद सेकंड फेज में, 4 फेज में मैंने बांटा है। सेकंड फेज में हमारा होगा इंस्टॉलेशन ऑफ टेलविंड, कि टेलविंड इंस्टॉल कैसे करते हैं। बहुत लोग तो यही फंस जाते हैं, तो प्रॉपर तरीका, डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, एंड फिर डॉक्यूमेंटेशन रीड करके बनाते कैसे, वो सारी की सारी चीजें। फिर बेसिक यूसेज, वही सेम डॉक्यूमेंटेशन रीड करके बेसिक यूज कैसे करते हैं। और एक प्री रिक्विजिट है ऑब्वियसली, सीएसएस आना चाहिए आपको। नॉर्मल सीएसएस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत एडवांस सीएसएस आना चाहिए। नॉर्मल सीएसएस जैसे फ्लैक्स बॉक्स आपको आना चाहिए, ग्रिड आना चाहिए, कलर वगैरह, फॉन्ट वगैरह, वो बेसिक सी चीजें आपको सीएसएस में आनी चाहिए। मीडिया क्वेरी वगैरह अगर जानते हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं वो भी सिखाऊंगा इसमें कि मीडिया क्वेरी वगैरह टेलविंड में कैसे लिख सकते हैं। और तो बेसिक सीएसएस आपको आना चाहिए, बेसिक यूसेज, डॉक्यूमेंटेशन से रीड करके कैसे लिखते हैं वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट, लेकिन ये नहीं समझना है कि इस छोटे से प्रोजेक्ट में मैंने बता दिया और फिनिश कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं समझना है क्योंकि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बस टेलविंड को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे ना, सब में हम लोग टेलविंड ही यूज कर रहे होंगे। कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, कोई कॉन्सेप्ट समझना है, स्टाइल करनी है, टेलविंड यूज कर लेंगे। कुछ भी करना है टेलविंड यूज कर लेंगे आराम से। ठीक है, इसके बाद सारे लेक्चर्स में मैं टेलविंड यूज करने वाला हूँ। तो बाकी सारे लेक्चर्स में मैं बोलूंगा कि अगर टेलविंड नहीं सीखा है तो सीख जाओ, ये वाला वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो छोटा सा प्रोजेक्ट, सबसे पहले वाई टेलविंड, उसके लिए पिछला वाला लेक्चर देख लेना। हालांकि नहीं भी देखोगे तो समझ में तो आएगा ही, बट अगेन बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपको अगर देख लेते तो। खैर, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे एक वीट वाला एप्लीकेशन, रिएक्ट वीट, समझ ही रहे हो आप लोग, फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो वीट वाला जो हमारा एप्लीकेशन, इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें फिलहाल के लिए मैंने app.js में सब कुछ क्लीन करके रखा है। बहुत ज़्यादा दूर में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, सब कुछ नीट एंड क्लीन करके रखा है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए। फिर app.css हमारे पास बिल्कुल क्लीन है, index.css हमारे पास बिल्कुल क्लीन है। अगर आपका नहीं है तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टॉल करो, कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करना है आपको पता है, वीट वाले साइट में जाके कमांड मिलेगा, पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर app.js में मैंने जो कचरा कोड था वो क्लीन कर दिया, इसका कचरा क्लीन कर दिया, इसका कचरा क्लीन कर दिया। एंड अब वाई टेलविंड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये रन भी कर रहा होगा, आई बिलीव। देखो ये रन कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कैसे हो भाई लोग, कैसे हो भाई लोग। ये देखो दिख रहा है क्या, थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, कैसे हो भाई लोग दिख गया होगा। ऑलराइट, तो टेलविंड क्यों, वाई टेलविंड, मैंने आपको बताया था कि अगर app.css में कोई एक क्लास आप बनाते हो, लाइक यहाँ पे मान लो मुझे app.css में स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा h1 और यहाँ पे मैं इसे बीजी कलर दे दूंगा रेड। तो क्या ये अप्लाई होगा, रिएक्टिव फंडामेंटल्स आपको मालूम है, ये अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है app.css को, तो डेफिनेटली इस फाइल में तो ये वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ इंपोर्ट कर रखा है ना हमने app.css को, तो app.css में जो भी हम लोग काम करेंगे वो इस पर अप्लाई होगा। हमने h1 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। ये तो बेसिक चुन्नू सी चीजें हैं। तो यहाँ पे ये देखो रेड हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वापस यहाँ पे आते हैं, तो app.js में मैंने इंपोर्ट कर रखा था app.css, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया, चलो समझ में आता है। लेकिन
लेकिन अगर मैं कोई और कंपोनेंट बनाऊं लाइक कार्ड डॉट जेएसएक्स, ये कार्ड डॉट जेएसएक्स RAFCE, ये हमारा बन गया कार्ड, और ऐप डॉट जेएसएक्स में इस कार्ड को यूज करते हैं। तो कैसे यूज करना होता है, इस तरीके से कार्ड एंड ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा ये, बहुत बढ़िया। तो कार्ड को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो कार्ड आ चुका है। तो ये ऑटोमेटिक कैसे इंपोर्ट क्या किस तरीके से करना होता है, ये सब आपको क्लियर होगी चीजें। देखो अगर फंडामेंटल्स नहीं आ रहे हैं रिएक्ट के, तो फिर डायरेक्ट जंप क्यों कर रहे हो, देख लो पहले सीक्वेंस में चल रहा है, प्रॉपर रोड में एकदम भयंकर वाला मैंने दे रखा है, सीक्वेंस में चलो। तो यहाँ पे ये कार्ड है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है। अब ध्यान से देखना, मैंने इंपोर्ट किया है इस जगह पे, यहाँ पे ये देखो app.css मैंने यहाँ इंपोर्ट किया है। बट अगर मैं कार्ड में h1 टैग यूज करूँ, तो h1 टैग मैंने सिलेक्ट किया था ना यहाँ app.css में, ये देखो h1 टैग मैंने सिलेक्ट किया था। बट आपको लग रहा होगा कि app.css मैंने इस फाइल में इंपोर्ट किया तो इसी फाइल में काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कार्ड में भी काम करेगा। ये देखो h1 यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये भी स्टाइल हो जाएगा। तो मतलब ये ग्लोबली काम करता है। app.css फाइल आप बनाओ या फिर card.css फाइल बनाओ, लाइक मान लो मैं यहाँ पे card.css भी एक बना देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, card.css, और यहाँ पे मैं मान लो कुछ डॉट अल्फा, और इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ ब्यूटी कलर ब्लू, ठीक है। अब ये जो हमारा card.css है, ध्यान से देखो, जो card.css है, ये card.css दिख रहा है ना, इसको मैं card.jsx में, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, card.jsx में इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अभी तो ये card.css यूज नहीं हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लास नेम दे दूँ अल्फा, ठीक है, तो कायदे से तो अल्फा का बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए था, बट यहाँ पे ब्लू नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है CSS को। तो अगर हम लोग card.jsx में इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट डॉट स्लैश कार्ड स्पेलिंग ठीक से लिखना और पाथ वगैरह card.css, तो ये ब्लू हो चुका है। वाओ वाओ, दैट मीन्स card.css यहाँ पे अप्लाई हो रहा है card.jsx में, क्योंकि हमने यहाँ इंपोर्ट कर रखा है card.css। बट अगेन वही बात, हमने app.jsx में तो इंपोर्ट नहीं कर रखा है card.css को, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लो कुछ पैराग्राफ बनाता हूँ 25, 24, एंड यहाँ पे भी अगर मैं क्लास नेम सेम दे दूँ अल्फा, ठीक है, देखो कार्ड में मैंने यहाँ पे ये अल्फा यूज किया है ना, card.css में मैंने अल्फा बनाया था, कार्ड में मैंने इंपोर्ट कर रखा है, app.jsx में मैंने इंपोर्ट कर नहीं रखा है, ठीक है, नहीं कर रखा है, बट app.jsx में भी ये वर्क करेगा अल्फा। ये देखो इसका भी कलर ब्लू हो चुका है। मतलब समझे, मतलब ये कि आप CSS किसी भी फाइल में लिख दो, हर जगह काम करेगा, हर जगह, टोटल कंप्लीटली हर जगह ग्लोबली काम करता है ये, ठीक है। CSS लीक हो रहा है यहाँ पे, ऐसा आप कह सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन में भी ऐसा मेंशन होता है कि CSS लीक वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे, CSS लीक हो रहा है। एक फाइल में आप बनाते हो सब जगह लीक हो जाता है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने बताया था, मॉड्यूल CSS आप यूज कर सकते हो, इनलाइन CSS यूज कर सकते हो, बट सबसे बेटर है टेलविंड CSS, मजा आ जाएगा आपको, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये परेशानी आपको आई बिलीव समझ में आ गई होगी। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे कार्ड यूज कर रहे हैं इसलिए ये अप्लाई हो रहा है। मान लो मैंने कार्ड हटा दिया, ये लो कार्ड हटा दिया मैंने, अब तो कार्ड से कोई लेना देना ही नहीं है, कार्ड यहाँ अलग है, कार्ड CSS को मैंने card.jsx में इंपोर्ट कर रखा है, app.jsx में तो कार्ड का कोई लेना देना ही नहीं है, कार्ड से कोई मतलब नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये देखो स्टाइल हो रहा है, देख रहे हो परेशानी, देख रहे हो। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए और भी तरीके बताए थे मैंने पिछले लेक्चर में, बट इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले टेलविंड CSS की परेशानी ही खत्म, टेलविंड CSS, और बने बनाए लाइब्रेरीज भी आते हैं जहाँ पे बने बनाए कंपोनेंट्स भी मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप होती हैं, अच्छा है। तो ये सब मैं हटा दूँ क्या, कार्ड वाला कंपोनेंट का मैं अभी फिलहाल के लिए डिलीट ही मार देता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए टेलविंड CSS अब समझते हैं। तो अब टेलविंड CSS को कैसे क्या यूज कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन तो देखेंगे, बट थोड़ा समझ तो लो टेलविंड CSS कैसे क्या काम करता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। app.css में मैंने यहाँ पे h1 को स्टाइल कर दिया है, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे मैंने h1 लिखा हेलो हाउ आर यू, ठीक है। h1 टैग से मैंने स्टाइल कर दिया, बट क्या सिर्फ टैग से ही स्टाइल कर सकते हैं? नहीं, क्लास से भी कर सकते हैं। तो चलो मैं क्लास नेम देता हूँ हेडिंग, ठीक है, और यहाँ पे इस बार मैं h1 ना बोल के मैं से डॉट हेडिंग बोल देता हूँ, क्लास से मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लास दिया और यहाँ पे मैंने इसे स्टाइल कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब
जो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से सुनना, मैं कह रहा हूँ ये कि पहले मैंने क्लास दे दिया, फिर मैंने आके यहाँ पे स्टाइल कर दिया, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पहले क्लास लिख दूँ, लाइक डॉट फालतू में क्लास दे दूँ बीजी कलर, बीजी कलर ब्लू, ये फालतू का बैकग्राउंड कलर ब्लू है, पहले मैंने क्लास बना दिया, पहले मैंने क्लास बना दिया। अब मैं आके यहाँ पे किसी एलिमेंट को क्लास दूँ, लाइक पैराग्राफ लोन 23 अगेन, और मैं इसे अगर क्लास दे दूँ फालतू, तो क्या ये ब्लू कलर होगा? आप बोलोगे क्या ये बच्चे वाली चीजें कर रहे हो? ऑब्वियसली अगर हमने क्लास बना दिया है यहाँ पे पहले से, और अगर यहाँ पे आके क्लास फालतू दे रहे हैं, तो ये ब्लू कलर हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी है, ब्लू कलर हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कहता हूँ ये क्लास अगर बनी बनाई मिल जाए तो आपको नहीं बनाना है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहाँ पे अभी आपने क्लास बनाया एंड फिर आपने यहाँ पे आके यूज किया, और एक प्रॉब्लम ये भी है कि CSS लीक हो रहा है, हर जगह काम करेगा, ठीक है, हर जगह काम करेगा, CSS लीक हो रहा है। फिर मैंने बोला कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेलविंड CSS है। टेलविंड CSS कैसे काम करता है? यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, क्लास बना रहे थे, फिर क्लास यहाँ पे यूज कर रहे थे, लिख रहे थे। मैंने बोला कि अगर पहले से बनी बनाई मिल जाए तो ये तो और भी अच्छी बात है, पहले से बनी बनाई मिल जाएगी, हमें बस यूज करते जाना है एंड वो काम होता जाएगा। वाओ वाओ, तो यही है आपका टेलविंड CSS। अभी जो हम लोग टेलविंड में करने वाले हैं ना, यही करने वाले हैं। ये CSS से आपको कोई लेना ही देना ही नहीं है। CSS फाइल हटा दो, app.css मैंने हटा दिया, index.css रहने दो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा टेलविंड का। तो CSS फाइल से कोई लेना देना नहीं है, CSS फाइल से आपको मिल गया छुटकारा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लास बनी बनाई मिलेगी, क्लास लिखते जाना है, CSS अप्लाई होता जाएगा। क्लास कैसे लिखना है, क्लास का क्या नाम होगा, वो सब कैसे पता चलेगा, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा, सारी चीजें, बस थोड़ा सा सब्र रखो। अब पहला वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया, वाई टेल। परेशानी थी, CSS लीक हो रहा था और अलग फाइल में बना के फिर हम लोग यूज कर रहे थे, और क्योंकि वीट तो हमारा कंपोनेंट वाइज चलता है, रिएक्ट हमारा कंपोनेंट बेसिस पे काम करता है, तो क्यों ना एक कंपोनेंट में ही हम लोग क्लासेस वगैरह लिख ले, अलग से कोई CSS फाइल भी ना बनाना पड़े, तो और बेटर है ना, कंपोनेंट बना बना के काम करेंगे। तो वाई टेलविंड तो आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ टेलविंड। इंस्टॉलेशन ऑफ टेलविंड ये बहुत ही आसान है। इंस्टॉलेशन ऑफ टेलविंड में फटाफट यहाँ पे आपको आ जाना है, ये तो वीट वाला साइट है, यहाँ पे तो वीट हमने इंस्टॉल किया। अब आ जाओ टेलविंड वाले साइट पे, टेलविंड CSS आपको सर्च करना है, पहला वाला जो साइट मिल रहा है इसी पे आ जाना है। कुछ ऐसा मिलेगा स्टार्टिंग का इंटरफेस आपको, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, लाइक आप देख सकते हो यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क है CSS का, तो CSS आपको आना चाहिए, टेलविंड CSS आपको आता है ना, CSS आ गया, टेलविंड CSS भी आ गया, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। लोगों को डर लगता है क्या टेलविंड CSS, कुछ नहीं है। 2 से 3 दिन प्रोजेक्ट बनाओ, प्रैक्टिस करो, 3 दिन के बाद आपके हाथ यूं चलेंगे खुद ब खुद, ठीक है। फिर उसके बाद सपोर्टेड बाय द बेस्ट, ये सब तो खैर हटाओ। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिजाइन आप लिख सकते हो टेलविंड से, सबसे खास बात तो ये, रिस्पॉन्सिव डिजाइन लिख सकते हो, साथ ही साथ खुद की CSS भी लिख सकते हो। बूटस्ट्रैप वगैरह में ऐसा नहीं था, बूटस्ट्रैप में जो बनी बनाई क्लासेस आप वही यूज करोगे, यहाँ पे खुद का भी आप CSS लिख सकते हो टेलविंड के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखो यहाँ पे, आराम से पढ़ो कि किस तरीके से क्या क्या आप बना सकते हो। खैर यहाँ पे हम लोग नहीं जाते हैं, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अभी फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा आपको। अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वीट। अगर आप लोग कोई और फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे फ्रेमवर्क गाइड में आ जाना, लाइक आप लोग नेक्स्ट.js यूज़ कर रहे हो, या फिर कुछ भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, solid.js, एंगुलर, कुछ भी, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा किस किस तरीके से टेलविंड आपको सेटअप करना है। हम तो अभी सिंपली वीट ही यूज़ कर रहे हैं, तो वीट का तो स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, देखो ये यूजिंग वीट, इस पर क्लिक कर लेना। स्टार्टिंग में जब आओगे ना, स्टार्टिंग का तो पेज ये है, डॉक्स पे आना, यूजिंग वीट में यहाँ पे आपको मिल जा रहा है कि आप पहले तो वीट वाला प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लो। तो ये तो हमने कर लिया है भैया, ये करने की नीड नहीं है, ये वीट वाला प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल कर लिया है, और वीट फोल्डर के हम लोग अंदर भी हैं। ये CD माई प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे इसने माई प्रोजेक्ट दे रखा है, हमने प्रोजेक्ट का नाम वीट दे रखा है, और वीट वाले फोल्डर के अंदर हम लोग हैं। तो ये तो पूरा का पूरा चलाने की नीड ही नहीं है, समझना भी, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। ये वाला तो हमने पहले से कर लिया है, वीट हमारा सेटअप है। टेलविंड करना है तो ये वाला कमांड अब चलाएंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं टेलविंड CSS, ठीक है, इनिट वगैरह सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, टेलविंड CSS लेस वीट, जो भी यहाँ पे दे रखा है आपको पूरा का पूरा यहाँ पे इनिट वगैरह सब कुछ इसी से हो जाएगा आपका, आई बिलीव। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसमें, और
सबसे पहले तो ये ओपन कर लो टर्मिनल अपना, इसको स्प्लिट कर लो और ध्यान से देख लेना वीड वाले फोल्डर में आप लोग हो या नहीं, मतलब जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप हो या नहीं, अदरवाइज ये कहीं और इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे npm i install tailwind css @tailwind css/v, तो आपको यहाँ पे कर लेना है एंटर। इंस्टॉलेशन वगैरह होगा, होने देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, ऑल राइट। अब इसके बाद क्या करना है, तो पहले तो मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा सा ए से, अब अच्छा से समझ में आएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे इसने क्या रखा है कि read_config.ts ढूंढो फटाफट, तो read.config.js ये, ठीक है। हम लोग तो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो ts फाइल तो हमें मिलेगा नहीं, js। जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो js, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो ts होगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा js है, तो ये सब पहले से जो कर रखा है इसको नहीं छेड़ना है, ऑल राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हाईलाइट कर रखा है ना ये दो लाइन बस इतना ही चेंज है, तो आपको इतने में ही छिड़का नहीं करना है, मतलब ये इंपोर्ट करना है यहाँ पर से, कंट्रोल मतलब बेसिकली कॉपी करो इसे आप एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, बाकी कुछ नहीं करना, इंपोर्ट कर लो। फिर उसके बाद ये देख लो, ध्यान से थोड़ा थोड़ा समझते भी जाओ, ये क्या है, एरे है, एरे के अंदर ये एक एलिमेंट हमें क्या करना है, डालना है। और हमारा अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो एरे के अंदर एक एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे कॉमा देके दूसरा एलिमेंट डाल देंगे इस तरीके से। कोई दिक्कत परेशानी ऑब्वियसली होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ एरर आ रहा है क्या, पता नहीं क्या एरर आ रहा है, देख लेते हैं फटाफट। fail to resolve import .app.css src app.css, अच्छा app.css यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि app.css फाइल को हमने डिलीट कर दिया, तो इसे हटा देते हैं। और अभी क्या ये रन कर रहा है, हाँ अभी ये ठीक से रन कर रहा है आई बिलीव, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस देख लेते हैं, बीच में ये अटक गए थे हम लोग, किधर गया। तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा कंप्लीट। देखो ज़्यादा कुछ किया क्या, कुछ नहीं, रीड वाला प्रोजेक्ट हमारा पहले से इंस्टॉल था, हमने क्या किया ये कमांड चलाए तो हमारी टेलविंड की सारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आनी थी वो आ गई ना। कौन सी फाइल आई, read.config.ts, ये js जो भी है ये आ गई। तब इसके अंदर हमने देखा ये दो लाइन के चेंजेस हैं, तो ये हमने पहले इंपोर्ट कर दिया और फिर ये हमने यहाँ पे लगा दिया, कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे कॉमा देके, ये तो रिजेक्ट पहले से था, यहाँ पे हमने ये अपना लगा दिया, ऑल राइट। फिर क्या करना है, फिर करना है CSS में जाके इंपोर्ट कर देना है टेलविंड CSS, import tailwind css to your css file that import tailwind css। अच्छा, तो मेन जो आपका css फाइल है ना उसमें ये इंपोर्ट कर देना। मेन css फाइल कौन सा है, डेफिनेटली मेन css फाइल आपका index.css, इसीलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया था। तो ये जो index.css है आपका, ये ग्लोबल css फाइल है, मेन css फाइल है, तो इसमें आपको ये इंपोर्ट कर देना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ पे index.css में आना है, ये इंपोर्ट कर देना है। और स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इतना होने के बाद आप npm रन करोगे एंड आपका काम हो गया। सच में क्या, आओ चेक करके देखते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए देखो पूरा का पूरा आपका सादा सादा भी दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम कुछ स्टाइल वगैरह दे के देखते हैं कि क्या हमारा ये काम कर रहा है। तो फिलहाल इसका यहाँ पर से क्लास नेम में मुझे जो क्लास नेम याद है वो भी मैं यहाँ पे देता हूँ, आपको तो अभी याद नहीं होगा। तो bgred 500 हम लोग दे के देखते हैं क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। वाओ, bgred हमारा यहाँ पे, bg मतलब होता है बैकग्राउंड, रेड मतलब रेड कलर, तो बैकग्राउंड रेड हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। जैसा कि मैंने बोला था क्लासेस बने बनाए हैं, अब आपके पास आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है। क्लासेस आपके पास सारे बने बनाए हैं, स्टाइल पहले से कर रखा है, आपको बस यूज करना है। बीजी रेड करना था मैंने रेड कर लिया, मुझे बीजी ब्लू करना होगा तो मैं लिखूंगा बीजी ब्लू। और मुझे सजेशन इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, आपको नहीं मिल रहा है सजेशन, ठीक है। तो बीजी ब्लू और एक बारी में एक ही बार बैकग्राउंड ले देते हो ना, ये तो नॉर्मल CSS का रूल है, ठीक है। तो ये देखो बीजी ब्लू 200 भी आ गया यहाँ पे। तो ये जो मुझे सजेशन मिल रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर तो सजेशन आपको चाहिए ही, ठीक है। सजेशन या फिर डॉक्यूमेंटेशन रीड करना मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। तो एक्सटेंशन वाला कौन सा है, इधर गया एक्सटेंशन, ये ठीक है। एक्सटेंशन यहाँ पे आप सर्च करो टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ये वाला टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ये आप इंस्टॉल कर लो। ये आपको सजेशन दे रहा होगा, टेलविंड में जो भी आप क्लास नेम वगैरह लिखोगे ना सजेस्ट कर रहा होगा कि ये क्लास नेम है आपके पास पहले से, आप इसको यूज कर सकते हो, तो काम और आसान हो जाता है।
टेलविंड सीएसएस आपका काम इजी कर ही रहा है। टेलविंड सीएसएस वाला ये एक्सटेंशन और इजी कर देगा, बता के कि कौन कौन सी क्लासेस ऑलरेडी बनाई रखी है। ठीक है, तो ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, मेरे में पहले से इंस्टॉल है, सजेशन मुझे मिल रहे हैं। अब करना कैसे है काम, ये तो हो गया आपका वाई टेलविंड हो गया, इंस्टॉलेशन ऑफ टेलविंड हो गया, फटाफट टिक मार लेते हैं। तो ये हो गया टिक, फिर उसके बाद ये भी हो गया टिक, फिर उसके बाद बेसिक यूसेज। ऑलराइट, तो बेसिक यूसेज में मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। लाइक मान लो मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है, तो मैंने लिखा बटन, क्लिक मी। एक बटन बनाने में आपको पता चल जाएगा कि बेसिक यूज करते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने बटन बनाया, क्या लिखा मैंने, क्लिक मी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसको स्टाइल करना है। अभी फिलहाल ये कैसा दिख रहा है वो देखो, बिल्कुल ही भद्दा सा फालतू सा दिख रहा है। तो मुझे बटन बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इसका कुछ बैकग्राउंड कलर देना होगा। तो बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं आपको नहीं पता, अभी मैंने हालांकि बता दिया, बट आपको नहीं पता। मान लो आपको नहीं पता, तो आपको क्या करना है, टेलविंड वाले साइट पे आना है और यहाँ पे आपके पास एक सर्च ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेना है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इंटर कर लेना। देखो बैकग्राउंड कलर आप इंटर कर लोगे, ये आपको बता रहा होगा कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड लगा सकते हो। ये क्लासेस दे रखी है और ये स्टाइल दे रखी है। ये स्टाइल आपको मिल जाएंगी अगर आप ये क्लास यूज करते हो तो, ये स्टाइल आपको मिल जाएगी अगर आप ये क्लास यूज करते हो तो। लाइक अगर आपको बैकग्राउंड कलर व्हाइट देना है तो आप यहाँ पे लिख दो बीजी व्हाइट, तो कलर आपका व्हाइट हो जाएगा। ब्लैक देना है तो लिखो बीजी ब्लैक, तो यहाँ पे मैं क्लास नहीं लिखूंगा। और इतना सा आपको पता चल गया, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ गया कि बीजी समथिंग देना होता है। अब आपने क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है तो सजेशन आपको यही पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीजी, और अगर सजेशन नहीं मिल रहा है तो कंट्रोल स्पेस इंटर करना है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे लिखो बीजी कंट्रोल स्पेस अगर सजेशन नहीं मिल रहे हैं तो देखो सारे सजेशन मिल रहे हैं, ये आपके पास कलर होते हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डैश दोगे और कुछ कलर अपने से और लिखोगे तो और सजेशन मिल रहे होंगे। लाइक मुझे कुछ लाइट सी ग्रीन चाहिए तो बीजी लाइट सी ग्रीन है क्या यहाँ पे, नहीं लाइट सी ग्रीन तो नहीं है। तो यहाँ पे ब्लू कलर ग्रीन कलर में आता है, ब्लू लाइट सी ग्रीन। तो कुछ इस तरीके का कलर मुझे देना है, इस तरीके का। तो बीजी ग्रीन 300, ये बीजी ग्रीन 300, ये कुछ ऐसा कलर है। यहाँ पे देखो ऐसा कलर आता है। अगर आपको खुद का कुछ कलर देना है जो आप CSS में देते थे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे, लाइक मान लो आपको यहाँ पे लाइट सी ग्रीन ही देना है जो कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है क्लास, तो कैसे दोगे, तो यहाँ पे आपको लगाना है इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है। क्या बोला मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, क्लोज करना है। इसके बीच में आप अपना कुछ भी लिख सकते हो कस्टम, लाइक मुझे लाइट सी, हाँ CSS में वो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, लाइट सी ग्रीन, तो यहाँ पे देखो लाइट सी ग्रीन कलर होगा। टेलविंड में नहीं था, यहाँ पे टेलविंड में ये कलर डिफाइन नहीं था, लेकिन CSS में क्योंकि था बैकग्राउंड कलर लाइट सी ग्रीन CSS में होता है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। समझ में आई बात आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड दे दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका बॉर्डर रेडियस दे दूँ। अब आपको नहीं पता कि बॉर्डर रेडियस कैसे देते हैं, आप यहाँ पे सर्च करो। क्या सर्च करो, बॉर्डर रेडियस सर्च करो। जो CSS में लिखते हो ना वैसे ही CSS में कैसे लिखते हो, इस तरीके से बॉर्डर रेडियस, तो बस एज इट इज ऐसे सर्च कर लो, इंटर करो। ये देखो ये बता रहा है कि बॉर्डर रेडियस अगर आपको स्मॉल चाहिए तो यहाँ पे राउंडेड लिखना होता है क्लास में। क्या लिखना होता है, राउंडेड। बॉर्डर रेडियस अगर आपको थोड़ा कर्व टाइप का चाहिए तो यहाँ पर राउंडेड लिखना होता है। बॉर्डर रेडियस अगर बहुत छोटा चाहिए तो राउंडेड एक्स्ट्रा स्मॉल, थोड़ा बड़ा चाहिए राउंडेड स्मॉल, उससे थोड़ा मीडियम साइज का चाहिए राउंडेड MD मतलब मीडियम, थोड़ा लार्ज साइज का चाहिए राउंडेड LG लार्ज। और यहाँ पे इसने बता भी रखा है कि स्मॉल में ये कितना यूज कर रहा है। स्मॉल मतलब 2 पिक्सल 0.125 REM, ठीक है। स्मॉल मतलब 4 पिक्सल 0.25 REM, मीडियम मतलब 6 पिक्सल 0.375 REM। तो अगर आप चाहो पढ़ना तो पढ़ सकते हो, बाकी स्टाइलिंग में तो हम पढ़ते नहीं है, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। बड़ा लग रहा है तो स्मॉल वाला यूज कर लेंगे, अभी भी बड़ा लग रहा है तो एक्स्ट्रा स्मॉल यूज कर लेंगे, ठीक है। छोटा लग रहा है तो लार्ज में चले जाएंगे, उससे बड़ा चाहिए एक्सेल में चले जाएंगे, उससे बड़ा चाहिए 2XL में चले जाएंगे। बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी अगर प्रॉपर आपको पढ़ना है कि इसमें कितना पिक्सल या क्या REM कितना REM होता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आसानी से। डॉक्यूमेंटेशन रीड करने का प्रॉपर तरीका है, ठीक है। तो लाइक मुझे मीडियम साइज में चाहिए, 6 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस चाहिए, तो राउंडेड MD में दे दूंगा। राउंडेड स्पेस बहुत ध्यान से दे देना यहाँ पे। देखो इसे मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे
ध्यान से देखो, स्पेस देना बहुत रिक्वायर्ड है। अगर स्पेस नहीं दोगे, राउंडेड इस तरीके से मीडियम लिखोगे, तो पहला वाला CSS भी हट जाएगा, दूसरा वाला भी हट जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे स्पेस दे दो आप लोग, एक क्लास लिख के एक स्पेस देना होता है, नॉर्मल CSS में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो ये देखो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आ गया, क्या दिया मैंने, राउंडेड मीडियम। मुझे लगता है थोड़ा बड़ा चाहिए, मैं राउंडेड लार्ज दे दूंगा, थोड़ा लार्ज हो गया। मुझे लगता है और लार्ज चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्सेल दे दूंगा, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। मुझे लगता है मुझे कुछ कस्टम देना है, लाइक मुझे 7 पिक्सल नहीं थे इसमें, तो मुझे 7 पिक्सल देने, 7 पिक्सल, तो मैं 7 पिक्सल कैसे दूंगा, वही सेम तरीका यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ बीच में लिख दो 7 पिक्सल। तो क्या ये 7 पिक्सल हो जाएगा? डेफिनेटली। ये तो टेलविन की खास बात है, बहुत सारे खास बात है टेलविन के, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा, जैसे जैसे आगे प्रोजेक्ट करते जाएंगे सब आपको पता चलता जाएगा। तो ये देखो बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल का आ गया। तो बनी बनाई चीजें यूज करनी है या खुद का भी कुछ लिखना है तो वो भी आप इनलाइन तरीके से लिख सकते हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है टेलविन CSS, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर मुझे पैडिंग चाहिए। पैडिंग कैसे देते हैं, आज यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मुझे सर्च करना है पैडिंग, और तो ये आ गया पैडिंग। अब पी डैश देके नंबर देना होता है, ठीक है। तो आपके पास पैडिंग आ जाता है चारों साइड से, और पैडिंग, और यहाँ पे पिक्सल में है, ये क्या दे रखा है, पी पिक्सल। अच्छा, ये PPX मतलब होता है पैडिंग 1 पिक्सल। अगर PPX दोगे मतलब पैडिंग 1 पिक्सल, ठीक है। और कुछ नंबर भी दे सकते हो। अब नंबर में यहाँ पे एक अगर कोई नंबर देते हो तो वो 4 पिक्सल के इक्वल होता है, कहीं पे यहाँ पे उन्होंने लिख रखा होगा। मैंने पढ़ा तो था, जैसे पैडिंग टॉप से 6 का, पैडिंग राइट से 4 का, पैडिंग बॉटम से 8 का। बड़ा ही सिंपल है, आप आराम से देख सकते हो कि 8 में कितना होता है। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, या ऐसे ही डायरेक्ट मिल जाना चाहिए। लाइक मुझे पैडिंग चाहिए, तो सबसे पहले तो लिख के देखते हैं पैडिंग का। 1 मिनट रुको, पैडिंग, ठीक है, पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग डैश देके कुछ नंबर लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे पैडिंग डैश देके, लाइक यहाँ पे देखो सजेस्ट कर रहा है ये 1, 1.52। लाइक मैं पैडिंग 2 कर लेता हूँ तो देखता हूँ कितना पैडिंग आता है। ये देखो पैडिंग आ गया ना, आजू बाजू से चारों साइड से पैडिंग आ रहा है। नॉर्मल CSS में भी ऐसा ही होता था, अगर पैडिंग में सिर्फ एक नंबर देते हो तो चारों साइड से पैडिंग आ जाता है। अगर पैडिंग टॉप देना हो, पैडिंग टॉप, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो पैडिंग टॉप के लिए। पैडिंग टॉप देने के लिए क्या होता है, पैडिंग टॉप, तो पैडिंग टॉप देने के लिए देखो P यूज करते हैं पैडिंग टॉप के लिए। पैडिंग राइट के लिए PR, अब देख के पता चल रहा है। पैडिंग बॉटम के लिए PB, पैडिंग लेफ्ट के लिए PL। तो मैं पैडिंग टॉप से देना चाहता हूँ थोड़ा ज़्यादा, मान लो 10 का देना चाहता हूँ पैडिंग टॉप से। पैडिंग बॉटम से देना चाहता हूँ 3 का। पैडिंग लेफ्ट से देना चाहता हूँ 8 का, ठीक है। और पैडिंग राइट से देना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, 16 का। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। टॉप से 10 का है, नीचे से शायद 2 का है, लेफ्ट से कुछ है, राइट से 16 का है। तो इस तरीके से आपका पैडिंग आ गया। तो आप चाहते हो पैडिंग X में इक्वल आए, Y में अलग कुछ आए, ऐसा करना है तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो पैडिंग XY कैसे करते हैं। पैडिंग X में देने के लिए पैडिंग से सर्च करो, कभी कभी स्ट्रेट देता है, ठीक है। सर्च करते समय देख लेना इंटर कहाँ पे होगा। लेकिन मैं यहाँ पे पैडिंग लिख रहा हूँ तो यहाँ पे स्क्रॉल पैडिंग आ रहा है, तो इसी पे इंटर हो जाता है। तो मैं पूरा पैडिंग लिखता हूँ, अब ये पैडिंग आया, अभी मैं इंटर करूँगा तो ये पैडिंग आएगा, ठीक है। पैडिंग PX अगर मैं लिखूँगा तो पैडिंग 1 पिक्सल होता है, ऐसा कुछ होता है, देख लेते हैं। पैडिंग PX, पैडिंग PX, ठीक, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिखेंगे। पैडिंग इनलाइन, ठीक है। देखो पैडिंग X से PX यूज करते हैं, फिर पैडिंग Y से PY होगा। तो ये आप देख के थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल करके समझ सकते हो। पैडिंग X से PX, जैसे पैडिंग राइट से PR था ना, पैडिंग X से PX, ये आजू बाजू से पैडिंग ले लेगा लेफ्ट राइट से पैडिंग X में। तो मान लो यहाँ पे 10 का दे देते हैं तो सिर्फ X ले लेगा, X में, Y में कुछ नहीं है, X में, लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वल, ठीक है। मुझे टॉप से कुछ देना है, लाइक पैडिंग टॉप से मुझे देना है 3 का, तो मैं पैडिंग टॉप से 3 का दे देता हूँ। तो सॉरी टॉप से नहीं, पैडिंग Y से, पैडिंग Y से 3 का दे दिया मैंने, तो ऊपर नीचे से 3 का पैडिंग आ गया, ठीक है। और एक नंबर बराबर होता है 4 पिक्सल, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो 1 इज इक्वल टू हाउ मेनी पिक्सल, ऐसा कुछ आता है क्या, ऐसे
तो नहीं पता चलेगा। यहाँ पे कुछ विड्थ वगैरह लेके देखो 16 REM 256 पैडिंग सर्च करते हैं पैडिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड करते रहोगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे कहीं तो इन्होंने दे रखा होगा। पढ़ के देखना आप लोग, मैंने तो देखा था पैडिंग यहाँ पे 1:4। कहीं कहीं पे जैसे बॉर्डर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 1 मतलब 1 पिक्सल ही होता है, 2 मतलब 2 पिक्सल ही होता है, और कहीं कहीं पे 1 मतलब 4 पे। वो आपको देख के पता चल जाएगा, देख के ये कितने में क्या होता है। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन आप रीड करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, अभी तो मुझे पता नहीं, यहाँ पे देख के मैं आपको बता दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे पैडिंग ध्यान में रखो कि 1 मतलब यहाँ पे 4 पिक्सल होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे 2 देखोगे 1 मतलब यहाँ पे होता है 4 पिक्सल। इसी तरीके से आप काउंट कर सकते हो, 2 मतलब 2 × 4 8 पिक्सल, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो पैडिंग आ गया। फिर उसी तरीके से बॉर्डर वगैरह देना है तो बॉर्डर भी दे सकते हो, और इस तरीके से हम स्टाइल वगैरह कर सकते हैं। फिर फ्लैक्स के लिए सेम स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, ग्रिड के लिए सेम स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, डॉक्यूमेंटेशन देखना है, फॉलो करना है, फिर इस तरीके से काम करना है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन तो रीड करने मैंने आपको बता दिया। अब जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, वो डॉक्यूमेंटेशन रीड करके मैं नहीं बना रहूँगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे याद हो चुकी है। याद मतलब प्रैक्टिस करते करते आपको भी हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है। मुझे प्रैक्टिस करते करते सारी चीज़ें माइंड में बैठ चुकी हैं, अब मुझे बार बार देखने की नीड है नहीं। आप लोग क्या करना, मैं जैसे जैसे बताता जाऊँगा साइड बाय साइड आप लोग देखते भी चलना कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं तो डायरेक्टली करता जाऊँगा और बताता जाऊँगा कि CSS में ये होता था, टेलविन में ये होता है, CSS में ये होता था, टेलविन में ये होता है, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उससे आपको पूरा का पूरा टेलविन का आइडिया लग जाएगा। और बाकी यूनिट वगैरह अगर आपको थोड़ा बहुत जानना है कि इतने में क्या 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 होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, ढूंढ के सर्च करके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अभी तक हमने यहाँ पे वाई टेलविन कर लिया, इंस्टॉलेशन ऑफ टेलविन कर लिया, बेसिक यूसेज हमने एक बटन बना के सीख लिया है, बेसिक यूसेज। और अब हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे कुछ फ्लेक्स का आइडिया लग जाएगा, कुछ ग्रिड का आइडिया लग जाएगा, और नॉर्मल फॉन्ट साइजिंग, बैकग्राउंड कलर वगैरह, ये सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि टेलविन आपको समझ में आएगा, और मीडिया क्वेरी का भी समझ में आ जाएगा आपको। तो ओवरऑल आपको टेलविन समझ में आ गया। फिर उसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे सब में टेलविन ही कर रहे होंगे, तो टेलविन तो मास्टर हो जाएगा डेफिनेटली। और प्रोजेक्ट वगैरह बनाते जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प लेते जाओगे, मज़ा आ जाएगा बस। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, छोटू सा, और मिलते हैं फिर प्रोजेक्ट में। मेरे लिए ब्रेक, आपके लिए तो कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो चलो अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। एक सिंपल सा UI डिज़ाइन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। इससे हम लोग हेडर बना लेंगे, एक छोटा सा हीरो सेक्शन बना लेंगे, और एक फूटर अलग सा थोड़ा सा बढ़िया सा मैंने सिलेक्ट किया है, ताकि आपको टेलविन CSS और अच्छे से आ पा रहा हो, आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना पा रहे हो। तो ये वाला फूटर आई बिलीव आप बना लोगे अगर टेलविन CSS से, तो ग्रिड लेआउट आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड ये हेडर और ये वाला सेक्शन आप बना लेते हो तो फ्लैक्स प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी कलर वगैरह और पैडिंग वैडिंग सब इसमें आपका कवर हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करके देख लेंगे तो मीडिया क्वेरी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, वीट हमारा यहाँ पे रन हो रहा है एप्लीकेशन। और सबसे पहले हम अपना कंपोनेंट्स में भी नहीं तोड़ेंगे, कंपोनेंट्स में भी तोड़ के देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे नैव बार एक। ठीक है, इस तरीके से नहीं नैव, या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से हेडर यूज़ कर लो। और यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले तो देख लेते हैं किस तरीके से। एक हमारा यहाँ पे ब्रांड का लोगो आ जाएगा, आइकन वगैरह भी हम नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, एक लोगो आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 4 मेन्यू आ जाएंगे, एंड साइड में एक बटन है। तो फटाफट ये स्टाइल कर लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे H1 एक ये हो गया हमारा लोगो, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रांड, और ब्रांड में B को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, है ना, B को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। इसको स्पैन टैग के अंदर डाल देते हैं ताकि हम B को अलग से स्टाइल कर पाएँ। आइकन में नहीं लगा रहा हूँ इसलिए एकदम सिंपल रख रहा हूँ। B को अलग से स्टाइल कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रांड हमारा हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें कुछ मेन्यूज़ चाहिए। ऑलराइट, एक डिव बनाते हैं यहाँ पे एंकर टैग में। सबसे पहले
क्या है हमारा यहाँ पे देख लेते हैं ना, फ्यूचर्स यूज़ केसेस। हालांकि यूआई बना रहे तो आप अभी कुछ भी लिख सकते हो फिलहाल के लिए, बट यही लिख लेते हैं फ्यूचर्स यूज़ केसेस इंटीग्रेशंस। फीचर्स होगा आई बिलीव, फीचर्स यूज़ केसेस एंड फिर हमारा है इंटीग्रेशंस एंड HTML वगैरह तो आ रहा है ना आपको, ठीक है, इंटीग्रेशंस एंड लास्ट में कुछ पोर्टफोलियो, कुछ भी लिख लो आप लोग यहाँ पे। अभी तो मैं एज इट इज़ कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी था मैंने यहाँ पर का सारा कॉपी पेस्ट कर लिया। हालांकि यहाँ पे अबाउट अस था, मैंने पोर्टफोलियो लिख दिया। आपको एग्जैक्ट बनाना है एग्जैक्ट बना लेना, उससे हमारा अभी कोई लेना देना है नहीं। अभी हमारा टेलविंड CSS सीखने का मकसद है। फिर एक बटन है ज्वाइन अस का, या फिर आप साइन इन कह लो। तो यहाँ पे एक फटाफट बटन बना लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन अस ही चलो लिख लेते हैं, ज्वाइन अस, ये भी ठीक ही लगेगा। तो ये हमारा बटन हो गया। और अभी देखते हैं कि यहाँ पे दिख कैसा रहा है। ये ऐसा दिख रहा है, हमें सब कुछ एक लाइन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करेंगे। तो फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डिव के अंदर इसको रैप कर लेते हैं। वो क्यों किया मैंने, अभी मैं आपको बताता हूँ। डिव के अंदर मैंने इसलिए रैप किया क्योंकि यहाँ पे हेडर को मैं कुछ इस तरीके से स्टाइल दूंगा। सबसे पहले तो फ्लैक्स दूंगा तो ये एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि सब चिपक गया, कैसे क्या हो गया। इसको जैसे ही मैं जस्टिफाई, फ्लैक्स बॉक्स आपने पढ़ रखा है ना, नॉर्मल डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं एंड फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, वही है यहाँ पे। मैं जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर रहा हूँ, ठीक है। जस्टिफाई स्पेस बिटवीन नहीं, बिटवीन होता है। तो सजेशन मुझे मिल रहे हैं तो मैं ले रहा हूँ, आपको नहीं मिलेंगे डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। तो मैंने अभी क्या किया, डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया है, ताकि ये सब बीच में इक्वल स्पेस ले ले। अभी देखो कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, सब बीच में सबने, यहाँ पे ये एक एलिमेंट था, ध्यान से देखो अगर, तो ये देखो ये H1 एक एलिमेंट है हमारा, ठीक है। इस हेडर के अंदर 3 चाइल्ड हैं, एक ये H1 हो गया, एक पूरा का पूरा ये डिव हो गया, एक ये बटन हो गया। तो इन तीनों के बीच में स्पेस बिटवीन हमने यूज़ किया, तो इवनली स्पेसेस यहाँ पे बीच में आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें करना ये है कि इसके बीच में भी ये जो हमारा मेन्यू है, फीचर्स, फिर यूज़ केसेस, इंटीग्रेशंस, पोर्टफोलियो, इनके बीच में भी इक्वल स्पेसेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस डिव का भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा, क्लास नेम एंड डिस्प्ले में इसका फ्लैक्स करने के लिए सिर्फ फ्लैक्स क्लास दे दूंगा एंड ये फ्लैक्स हो जाएगा। एंड फिर मैं यहाँ पे गैप दे दूंगा कुछ 7 का, तो ये बीच में कुछ गैप आ गया। अभी देखो ये प्यारा सा लग रहा है और इसको ऐसे कर लेते हैं और साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका। तो साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमारा फॉन्ट साइज़ होता था CSS में, यहाँ पे हमारा होता है टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट। अब यहाँ पे आप लार्ज दो, एक्सेल दो, 2XL दो, या अगर इस तरीके से आप चाहते हो 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 6 पिक्सल, जो भी वो आप दे सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे सिंपली एक्सेल दे दूंगा, साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ये हमारा हो गया। अब ये स्पैन टैग के अंदर हमने जो B लिख रखा है, इसको थोड़ा सा स्टाइल करके देख लेते हैं। क्लास नेम इसका कुछ कलर दे देते हैं, BG तो नहीं, टेक्स्ट कलर ही दे देते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब फॉन्ट वेट बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फॉन्ट बोल्ड, एक्स्ट्रा लाइट, इस तरीके से। यहाँ पे सजेशन में आपको दिख भी रहा होगा। तो मुझे तो एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल्ड ले लूँगा। तो ब्रांड का B हमारा बोल्ड हो चुका है और इसको मैं अच्छा, सबसे पहले तो सबका कलर यहाँ पे ब्लैक है, तो ब्लैक उतना ज़्यादा यहाँ पे बेटर नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, BG ब्लैक दूंगा, ध्यान से देखो, BG ब्लैक मैंने दिया, BG नहीं, टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट का कलर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक दूंगा। नॉर्मल CSS में आप क्या देते थे, एक तो बैकग्राउंड कलर आपका होता था, एक नॉर्मल कलर होता था। तो नॉर्मल कलर आपका टेक्स्ट का कलर चेंज करता था एंड बैकग्राउंड कलर आपका बैकग्राउंड चेंज करता था। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग यहाँ पे BG यूज़ करते हैं एंड नॉर्मल कलर के लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट और डैश देके यहाँ पे कलर लिख देते हैं, तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। तो बड़ा ही सिंपल है, कुछ खास है नहीं इसमें। तो टेक्स्ट ब्लैक मैंने दे दिया, तो अभी यहाँ पे ब्लैक ही आ रहा है, पहले से भी ब्लैक ही आ रहा था। अलग क्या किया हमने, तो इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप करना चाहते हैं ताकि ब्लैक का थोड़ा सा ओपेसिटी थोड़ा कम हो और ये थोड़ा सा सिल्वर कलर में थोड़ा दिखाई दे हमें, ठीक है। तो ब्लैक यहाँ पे डिवाइड वाला सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं एंड यहाँ से हम लोग ओपेसिटी वगैरह दे सकते हैं। लाइक मैं इसको थोड़ा सा 30 अगर मैं दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर मैं 100 देता हूँ
तो ये कुछ इस तरीके से फुल्ली ब्लैक है। और मैं इसको अगर थोड़ा सा कम करना चाहूँ तो मैं 80 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा। तो समझ पा रहे हो आप लोग ये किस तरीके से हो रहा है। 100 कर रहे हैं मतलब 100% है इसका ओपेसिटी। ओपेसिटी 1 होता है ना नॉर्मल CSS में, ओपेसिटी 1 मतलब पूरा दिखेगा। तो यहाँ पे 100 का मतलब होता है ये पूरा पूरा दिख रहा है। कम करते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। जैसे वहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 होता था ना, यहाँ पे आप 10, 20, 30, 40 इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 80 दिया है, दैट मीन्स ये 0.8 के अराउंड आप मान सकते हो। बाकी कैलकुलेशन वगैरह आप देख लेना, हीट एंड ट्रायल मेथड से तो समझ में आ ही जाता है कि ट्रांसपेरेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इतना ठीक लग रहा है। और यहाँ पे ये जो B है, B का कलर थोड़ा सा मैं अलग दूंगा। क्या दूंगा? ये B का कलर मैं BG टोमेटो दे देता हूँ। टोमेटो, तो BG नहीं, टेक्स्ट टोमेटो। तो इसका ये कुछ ऐसा कलर हो गया। और मैं क्या करना चाहता हूँ ना, और मैं करना चाहता हूँ कि हेडर का मैं थोड़ा सा विड्थ फिक्स करना चाहता हूँ। तो ये है हमारा हेडर, इसका मैं विड्थ यहाँ पे फिक्स करूँगा। लाइक मैक्सिमम विड्थ मैं चाहता हूँ कि 60 REM से ज़्यादा ना हो। अब मैं 60 REM कैसे दूंगा? 60 REM मुझे देना है तो वो तो मैं दे नहीं सकता। दे सकता हूँ, टेलविंड है ये। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना इस तरीके से, और यहाँ पे 60 REM, ठीक है। जो नॉर्मल CSS में होता था ना मैक्सिमम विड्थ, वही है यहाँ पे 60 REM। तो मैक्सिमम विड्थ 60 REM, दैट मीन्स ये 60 REM तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। नॉर्मल CSS आ रहा है ना, मैक्सिमम विड्थ 60 REM मतलब मैक्स टू मैक्स 60 REM होगा, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। मैक्स टू मैक्स 60, उससे ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, तो अगर मैं बैकग्राउंड कलर आपको दे के दिखाऊँ तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। BG रेड थोड़ा सा 300 दे के देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, मुझे इसको बीच में करना है। तो मैं मार्जिन X से ऑटो दे दूंगा तो ये बीच में आ जाएगा। मार्जिन X से ऑटो दो या पूरा का पूरा मार्जिन ऑटो दे दो तो भी ये बीच में आ जाएगा। मार्जिन ऑटो में देता हूँ, ये देखो बीच में आ चुका है। अब मुझे ये वाला जो कलर है ना BG रेड, ये वाला कलर अगर आपको देना है तो यहाँ पे मत दो, क्योंकि ये तो सिर्फ इतने में ही आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। मुझे पूरे में चाहिए तो आप इस डिव में दे दो। क्लास नेम BG रेड 300 कुछ इस तरीके से। तो ये देखो इसमें आ गया, तो ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग Y से 5 का दे देते हैं। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है और ठीक ठाक सा लग रहा है, ठीक है। ये ज्वाइन एस हमारा एक बटन था ना, तो इसको बटन जैसा ट्रीट करते हैं, बटन जैसा स्टाइल करते हैं। तो इसमें क्लास नेम बटन के लिए तो सबसे पहले BG दे देंगे, टोमेटो ही दे देते हैं हम। टोमेटो थीम ही हमने सिलेक्ट कर लिया तो टोमेटो दे देते हैं। और बॉर्डर रेडियस के लिए फटाफट बताओ, बॉर्डर रेडियस के लिए क्या लेते थे, जल्दी से बताओ। बॉर्डर रेडियस के लिए हम यूज़ करते हैं राउंडेड, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल, ठीक है, वो आप देख सकते हो। ये हो गया। फिर मुझे X से थोड़ा सा पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग X मैं दे देता हूँ 3 मतलब 3 4 12 पिक्सल। एक में 4 पिक्सल होता है तो 3 में 12 पिक्सल। तो ये हमारा 12 पिक्सल हो गया। ऑलराइट, और पैडिंग Y से दे देते हैं, पैडिंग Y से 2 का दे देते हैं। तो ये ठीक ठाक लग रहा है। जॉइन एस वाला बटन सही लग रहा है। पैडिंग X से थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 4 का दे सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, पैडिंग X से 4 का। तो ये आई बिलीव ठीक लग रहा है। और ये थोड़ा सा खिसका खिसका लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, बीच में नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा एक है ना, ये क्या कह सकते हैं इसे, स्पेस, ठीक है, वर्टिकल स्पेस, इसमें हमें बीच में चाहिए ये पूरा का पूरा। ये देखो, ये जो वर्टिकल स्पेस है हमारा, इसके बीचों बीच चाहिए ये हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो फ्लैक्स हमने बनाया था यहाँ पे, ये जो हेडर हमारा फ्लैक्स है, इसका जस्टिफाई बिटवीन दिया तो हमने ये हॉरिजॉन्टली आगे पीछे मूव होता है जस्टिफाई से। और अगर हमें वर्टिकली मूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, वर्टिकली मूव करने के लिए हम लोग अलाइन आइटम्स करते हैं। तो अलाइन आइटम्स के लिए हम लोग टेलविंड में लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ आइटम्स सेंटर। तो ये हमारा देखो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। फिर भी सेंटर में ना लगे तो यहाँ पे भी एक फ्लैक्स दे रखा है, इसमें भी करके देख लो। हालांकि ये वाला तो सेंटर में ही है, और अगर संतुष्टि नहीं हो रही है तो आइटम सेंटर कर ही लो। आइटम सेंटर, ये देखो ठीक ही है, बहुत बढ़िया, प्यारा सा लग रहा है। ब्रांड थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए हमारा, तो ब्रांड को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ब्रांड को टेक्स्ट 2XL का देके देखते हैं कैसा लगता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसको 3XL कर देते हैं। ये थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है। किसे बढ़ा रहा हूँ मैं, अच्छा स्पैन को मैंने बढ़ा दिया, स्पैन को नहीं, है पूरा का पूरा H1 को बढ़ाना था। क्लास नेम
टेक्स्ट 3 एक्सेल। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है और ठीक ठाक सा लग रहा है ना। बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं। टेलविंड CSS सीखना है तो वो मैंने आपको बता दिया। अब कलर कॉम्बिनेशन आपको क्या चूज़ करना है, किस तरीके से लेना है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे अब ये वाला पोर्शन बनाते हैं, द बेस्ट वे टू रिव्यू क्रिएटिव एसेट्स, और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ है और एक फिर से अगेन एक बटन है। तो इसको भी फटाफट बना लेते हैं, बाद में कंपोनेंट में भी ब्रेक कर देंगे, या चाहो तो कर लेते हैं कंपोनेंट में ब्रेक। एक यहाँ पे कंपोनेंट वाला फोल्डर बना लेते हैं, ये सब मैंने बता ही रखा है तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कंपोनेंट्स नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, इसके अंदर मैं एक बना दूंगा हेडर कंपोनेंट, कैपिटल में देना होता है नाम, header.jsx RAFCE, और ये पूरा का पूरा हेडर मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये पूरा का पूरा हमारा हेडर हो गया तैयार, और इस हेडर को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। हेडर, बहुत बढ़िया, ये इंपोर्ट भी हो गया। ध्यान से देख लेना सही जगह से इंपोर्ट हो रहा है ना, कंपोनेंट/हेडर, ये बस ध्यान रखना। तो ये हमारा हेडर आ गया और अभी यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है, अब ये वाला हीरो सेक्शन बनाना है, तो ये भी बना लेते हैं। यहाँ पे पहले बना लेते हैं, फिर कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। ऑल राइट, तो डिव, ये है हमारा हीरो सेक्शन। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले तो एक H1 होगा। H1 में द बेस्ट वे टू रिव्यू क्रिएटिव एसेट्स, ये लिख लेते हैं, द बेस्ट वे टू रिव्यू क्रिएटिव एसेट्स। ऑल राइट, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, हम भी नहीं देंगे। एंड यहाँ पे क्लास नेम टेक्स्ट, सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 8 एक्सेल। तो 8 एक्सेल दे के देखते हैं कैसा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कुछ, और इसमें फॉन्ट थोड़ा सा छोटा करते हैं, 7 एक्सेल, ठीक लग रहा है। और ये बीचों बीच है ये, और यहाँ से आई बिलीव लाइन ब्रेक है थोड़ा सा 2 के बाद। ये लाइन ब्रेक नहीं देते हैं, इसको नॉर्मली स्टाइल कर देते हैं। डिव में करेंगे क्या, डिव में क्लास नेम देते हैं मैक्सिमम विड्थ, अगेन 60 rem, एंड मार्जिन ऑटो कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा, बीच में आ चुका है। एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट अगर हमें सेंटर करना होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो यहाँ पे नॉर्मली टेक्स्ट सेंटर लिखते हैं एंड इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो जाता है। तो जो फॉन्ट से रिलेटेड काम है ना, वो टेक्स्ट लिख के आप कर सकते हो। लाइक टेक्स्ट से रिलेटेड हमें अगर अलाइन करना होता था तो CSS में हम टेक्स्ट अलाइन लिखते थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट सेंटर लिखना है, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देगा। और ये मार्जिन वगैरह तो आपको समझ में आ ही रहा है, जैसे पैडिंग में करते थे वैसे इसमें भी करना है। पैडिंग थोड़ा सा ले लेते हैं, पैडिंग वाई से ले लेते हैं 10 का, तो थोड़ा कम लग रहा है, तो REM में सीधा ले लेते हैं। कितना REM ले 8 REM बेटर रहेगा, 8 REM ठीक ठाक लग रहा है, और बढ़िया लग रहा है, अभी थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। और ये हेडिंग का फॉन्ट बोल्ड करके देखेगा कैसा लगता है, बोल्ड ऐसा लग रहा है। और कुछ भी होता है क्या बोल्ड के अलावा, बोल्ड, एक्स्ट्रा लाइट, मीडियम, मोनो, नॉर्मल, सैंस। अच्छा, फॉन्ट फैमिली भी यूज़ कर सकते हैं। सैंस कैसा लगेगा, ऐसा लग रहा है। फॉन्ट वरदाना है क्या, फॉन्ट वरदाना नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, फॉन्ट सैरिफ लेके देखते हैं कैसा लगता है। ये वाला बेटर लग रहा है थोड़ा सा। इसी में अगर फॉन्ट बोल्ड लेना चाहे तो हाँ, ये ठीक लग रहा है। फॉन्ट बोल्ड यहाँ से हटा के यहाँ H1 में ले देते हैं। आप करते जाओ साथ साथ, आपको भी पता चलता जाएगा कि फॉन्ट वेट हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं, सब कुछ आपको पता चलता जाएगा। फिर ये रिव्यू का कलर थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ रिव्यू में हम क्या करेंगे ना, रिव्यू में स्पैन टैग का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जो रिव्यू है, रिव्यू को स्पैन टैग के अंदर डालेंगे और यहाँ पे अगेन क्लास नेम दे देंगे। BG हमारा कौन सा कलर दे दे, हेडर का कलर दे देते हैं, ठीक लगेगा। BG रेड 300 था आई थिंक हेडर में, तो ये देखो ठीक ठाक सा लग रहा है। और एक काम करेंगे, इसका मैक्सिमम विथ 55 REM देंगे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी परफेक्ट लग रहा है इसके जैसा, ठीक है। और राउंडेड थोड़ा सा करना है, तो राउंडेड करने के लिए यहाँ पे
बॉर्डर रेडियस बेसिकली लार्ज दे देते हैं, काफ़ी रहेगा। लार्ज ठीक ठाक सा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा और रोटेट है थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक्सेल कर लेते हैं। हाँ अभी ये ठीक लग रहा है, और थोड़ा सा पैडिंग एक्स से दे देंगे 3 का, तो ये थोड़ा और ठीक लगेगा, है ना। हाँ ठीक ठाक सा लग रहा है। एक्चुअली एक्सेल की जगह अगर 2 एक्सेल दे दे तो भी ठीक ही लगेगा, 2 एक्सेल। आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो। अभी देखो ये ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, ये अभी ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। फिर उसके नीचे एक पैराग्राफ है, जस्ट इसके नीचे एक हमारा पैराग्राफ है, लोरम 20 दे देते हैं, तो ये एक हमारा पैराग्राफ आ गया, प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा। और थोड़ा सा इसको भी बढ़ाएंगे साइज, क्लास नेम टेक्स्ट मीडियम करके देखते हैं। टेक्स्ट शैडो नहीं चाहिए, 1 मिनट रुक जाओ। टेक्स्ट 2 एक्सेल है, 3 एक्सेल है, मीडियम भी होगा ही, टेक्स्ट लार्ज होगा। टेक्स्ट लार्ज है तो लार्ज थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस है, एक्चुअली इसके ऊपर नीचे स्पेस है। एक बटन भी ले ही लेते हैं। यहाँ पे एक बटन आ गया हमारा, और अरे यार क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन आ गया हमारा। और बटन अगर ध्यान से देखो तो ये वाला बटन हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा से यहाँ पे। ठीक है, ये जो बटन है हमारा, ये हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो बटन को अलग ही कंपोनेंट बना देते हैं, क्या ज़्यादा बेटर रहेगा। बटन का एक अलग ही कंपोनेंट बना देते हैं, बटन डॉट JSX RAFCE। और यहाँ पे हेडर के अंदर ये जो बटन है, ये बटन का अलग ही कंपोनेंट बना लेते हैं। और यहाँ पे चिल्ड्रन रिसीव कर लेंगे हम लोग। ये सब आ रहा है ना आपको? अगर ये नहीं आ रहा है तो छोड़ो, प्रॉप्स रिसीव करना तो आता है आपको। प्रॉप्स डॉट टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे ये आ गया हमारा बटन, और बटन के अंदर अगर हम लोग सिर्फ बटन लिखेंगे तो ये ज्वाइनस वाला ही बटन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने बटन लिखा, ऐप डॉट JSX में भी यहाँ पे इस तरीके से बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं, बटन। ऑल राइट, तो यहाँ पे दोनों जगह सेम बटन आ रहा है, ज्वाइनस। इसके अंदर का अगर मुझे टाइटल चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा? थ्रू प्रॉप्स। मैं यहाँ पे प्रॉप्स सेंड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सेंड किया टाइटल, की वैल्यू पेयर में सेंड करना होता है, तो मैंने टाइटल सेंड किया हेलो। और यहाँ बटन में मैं रिसीव कर सकता हूँ, ये देखो प्रॉप्स में रिसीव कर रहा हूँ, तो प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आएगा, की वैल्यू पेयर में टाइटल हेलो, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और बहुत बारी मैंने बता रखा है, तो ये सब आप के लिए बहुत ईजी है। प्रॉप्स डॉट टाइटल, तो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइटल आ रहा होगा। अब देखो इसमें तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ हेडर वाले में हमने यहाँ पे प्रॉप सेंड नहीं किया है। ऑल राइट, तो अगर प्रॉप सेंड ना हो तो यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं, बट अभी सेंड कर देते हैं। यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग वगैरह हमने नहीं पढ़ रखा है। तो टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पे ज्वाइन अस था ना, ज्वाइन अस, तो ये देखो यहाँ पे ज्वाइन अस आ गया, एंड यहाँ पे ये आ गया, बहुत ही बढ़िया। और चाहे अगर हम लोग तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टाइल भी पास कर सकते हैं, प्रॉप्स डॉट क्लास नेम वगैरह पास कर सकते हैं, बट ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा काम, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? अगर आपने रिएक्ट ही नहीं पढ़ रखा है तो कन्फ्यूजन हो रही होगी, अदरवाइज़ तो बहुत सिंपल है। ये देखो, ये हेडर हमारा बन ही चुका है, बटन हमने अलग से बना लिया, और बटन बना के हमने यहाँ पे भी यूज़ कर लिया ये बटन हेडर वाले कंपोनेंट में, और ये ऐप वाले कंपोनेंट में भी हमने बटन यूज़ कर लिया, अलग तो कुछ किया नहीं है। ये हमारा हो गया हेडिंग यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो गया पैराग्राफ, ये हमारा हो गया बटन। तो अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है, और ये जो बीच में ये दिख रहा है ना, इसके ऊपर नीचे स्पेस देंगे हम लोग, बेसिकली पैडिंग या मार्जिन दे दो। मार्जिन वाई से लेट से 4 का दे देते हैं, तो ऊपर नीचे से थोड़ा स्पेस आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए तो 7 का दे दो, थोड़ा और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। ये प्यारा लग रहा है। बटन का साइज मैं फ़ॉन्ट का थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर से मैं क्लास नेम पास कर सकता हूँ एज अ प्रॉप्स मैं पास कर सकता हूँ। बट अगर किन्हीं को ना समझ आए तो मैं यहाँ पे इसका पेरेंट कंटेनर बना के भी यहाँ पे साइज घटा बढ़ा सकता हूँ। क्लास नेम मैं टेक्स्ट का साइज़ दे देता हूँ कुछ 3XL, तो क्या यहाँ पे साइज चेंज होगा? ये देखो हो गया। कैसे हो गया? तो यहाँ पे मैंने 3XL दिया है, और बटन के अंदर मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट का साइज़ नहीं दिया है। ये नॉर्मल CSS में भी होता था ना, अगर पेरेंट का साइज़ दे रखा होता था हमने तो चाइल्ड में भी वही अप्लाई होता था, और अगर चाइल्ड में चेंज कर दिया हमने तो चाइल्ड वाला अप्लाई होगा। ये नॉर्मल तो आपने CSS में पढ़ रखा है।
ठीक है, तो पेरेंट को हमने दे दिया तो ये चाइल्ड में भी अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा तरीका था कि यहाँ पे हम लोग एज अ प्रॉप्स पास कर सकते थे स्टाइल। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा बटन था ये देख लो, यहाँ पे बटन था हमारा ज्वाइन वॉच लिस्ट। अच्छा, दोनों में सेम ही था टाइटल, बट अगेन हम लोग चेंज कर देते हैं, मैंने चेंज करने भी आपको बता दिया। तो यहाँ पे ज्वाइन सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, ज्वाइन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये अभी कुछ ऐसा आ रहा है, प्यारा सा लग रहा है, काफ़ी प्यारा डिज़ाइन बना लिया हमने एक्चुअली, ठीक है। द बेस्ट वे टू रिव्यू क्रिएटिव एसेट्स, एंड यहाँ पे हमारा ये ब्रांड वगैरह आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब एक फूटर बना के भी देख लेते हैं, तो इसको अलग कंपोनेंट में डाल दे क्या, आओ अलग कंपोनेंट में ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हीरो, क्या नाम दे देंगे, hero.jsx RAFC, एंड यहाँ पे हमारा ये आ गया हीरो, ठीक है। ये हीरो कंपोनेंट हमने बना लिया, ध्यान से देखो, हीरो के अंदर ये पूरा का पूरा आ गया, और यहाँ पे हीरो को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। तो हेडर बन गया हमारा, हीरो बन गया। क्या परेशानी हो गई, कंपोनेंट स्लैश हीरो, ठीक ही तो है। क्या प्रॉब्लम आ गया, अरे भैया क्या प्रॉब्लम आ गया, बटन इज़ नॉट डिफाइंड एट हीरो, बटन इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे बटन इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। पहले तो हमने app.jsx में बटन यूज़ किया था, तो ये वाला बटन यूज़ हो रहा था। अब ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें हीरो के अंदर चाहिए, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और पाथ वगैरह देख लो, यहाँ पे ./component/बटन नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे हीरो है उसी जगह बटन भी है, तो डायरेक्टली ./buttons हो जाएगा, ठीक है, बटन। ऑलराइट, तो अभी ये ठीक है, प्यारा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब बनाते हैं हम लोग फुटर। अब क्या बनाना है, फुटर। तो फुटर समथिंग हेडर जैसा ही है हमारा, तो हेडर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ठीक है। हेडर को हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे फुटर वाला कंपोनेंट बना लिया हमने, footer.jsx। कंपोनेंट्स वगैरह तो आ रहा है ना, अगर कंपोनेंट्स वगैरह नहीं आ रहा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई लोग, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने बता दिया ये सब। तो ये हो गया हमारा फूटर, और यहाँ पे फूटर को फटाफट इंपोर्ट कर लेते हैं और यूज़ भी कर लेते हैं फूटर। तो ये आ गया हमारा फूटर। कहाँ से आ गया फूटर, कंपोनेंट स्लैश फूटर, ठीक ही तो है फूटर। फूटर में भी बटन यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, तो फूटर में बटन यूज़ करना है, नहीं फूटर में बटन यूज़ नहीं करना है, तो ठीक है। ये हमारा आ गया फूटर, लेकिन ऐसा फूटर नहीं चाहिए हमें तो ऐसा फूटर चाहिए जिसमें कि 1 2 3 4 5 लेयर्स हो, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ग्रिड बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ग्रिड, डेफिनेटली। यहाँ पे हम लोग फ्लैक्स यूज़ कर रहे थे, अब ग्रिड यूज़ करेंगे। तो ग्रिड एंड ग्रिड कॉलम 5 ग्रिड्स चाहिए हमें यहाँ पे। तो ये देखो, एक ग्रिड आ गया, ये दूसरा वाला है, और दूसरा वाला जो ग्रिड है हमें यहाँ पे फ्लैक्स आइटम सेंटर वगैरह हटाओ, यहाँ पर से हमें फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम चाहिए इस बार। पहले रो में ले रहे थे इस तरीके से, रो में हॉरिजॉन्टली, अभी हमें वर्टिकली चाहिए, तो फ्लैक्स कॉलम कर लेंगे। फ्लैक्स कॉलम मतलब फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लैक्स डायरेक्शन रो कॉलम होता था ना, तो यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन में कॉलम कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये देखो। और ये मुझे लगभग 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, वाव। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत ही बढ़िया। ये देखो ऐसा ही लग रहा है ना, ऐसा ही लग रहा है ना, एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक्चुअली एक H1 थोड़ा सा टाइटल जैसा भी कुछ दे रखा है, तो मान लेते हैं टाइटल यहाँ पे क्या है, ये वाला तो हो गया, इसको हटा दो। कुछ कंपनी वगैरह कुछ भी दे देते हैं अभी। यहाँ पे आप नाम चेंज कर लेना, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कॉपी पेस्ट करने लगा तब तो हो गया। तो यहाँ पे कंपनी, और इसको एक को स्टाइल कर लेते हैं, बाकी तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया कंपनी को थोड़ा सा फॉन्ट बोल्ड देंगे, क्लास नेम फॉन्ट बोल्ड, है ना, ये कुछ ऐसा हो गया। और गैप हटा दो, गैप इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ ज़्यादा चिपक गया, तो H1 में थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं। अभी H1 में थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देंगे 3 का, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से है, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्पेस है, इस तरीके से
और इन सब में भी थोड़ा सा स्पेस दे दे तो बेटर रहेगा, है ना। थोड़ा सा गैप 1 का दे दे अगर, तो अभी ठीक लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया और इसके बीच में ज़्यादा स्पेस है, तो बढ़िया। थोड़ा और स्पेस दे दे क्या? नहीं, इतना ठीक लग रहा है, इतना काफ़ी लग रहा है। तो इसी को रेप्लिकेट कर देंगे, इसी को रेप्लिकेट कर देंगे, इसी को रेप्लिकेट कर देंगे। ठीक है, ये एक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे, हालांकि इसका भी कंपोनेंट बना सकते हो आप, और यहाँ पे जेसन पास करके फिर इसको मैप कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मुझे ठीक है, ये बीच में थोड़ा सा कट हो गया फ़ोन आने की वजह से। मैं एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ फ़ोन में, तो कॉल आने पे वो पता नहीं कट हो जाता है। एरोप्लेन मोड ऑन करना मैं भूल गया था। तो फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं पता, बीच से यहीं पर से कट हुआ है, अभी जस्ट कॉल आया था। तो यहाँ पे इतना मैंने कर दिया, ये देख लो। इसको मैं भी हटा देता हूँ। तो ये जो था हमारा एक हेडिंग मैंने दे दिया है यहाँ पे, जैसा हेडर था वैसा फूटर हमने बनाया। यहाँ पे ऊपर बीच में हेडिंग दे दिया, इसको थोड़ा सा फ्लैक्स और गैप 1 का दे दिया। तो अभी ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा ये, और यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, और ये ब्रांड वाला तो ये रहा, किधर गया ब्रांड वाला H1 ये रहा। और फिर यहाँ पे हमारा ये एक ये रहा, और 5 ग्रिड हमने बनाए, ग्रिड कॉलम्स 5। ठीक है, तो एक एलिमेंट तो ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। इसी तरीके से 1 2 3 और ले लेते हैं, तो 5 हो गया ना। एक ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा वाला, ये हो गया चौथा, और आई बिलीव एक और होगा, तो ये हो गया हमारा 5वां। तो ठीक है, नहीं 5 हो चुके थे पहले ही, ये एक एक्स्ट्रा आ गया। तो ये 1 2 3 4, हाँ 5 ठीक है, हो चुका है। तो ये हमारा बन गया कुछ हेडर इस तरीके से। और नीचे एक लाइन है, तो लाइन लेके और यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें भी डाल सकते हो। डाल के दिखा दूँ क्या मैं? आओ फटाफट मैं डाल ही देता हूँ, ये देखो। तो ये तो हमारा ग्रिड हो गया, ये हेडर, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये ग्रिड हमारा बन चुका है। इसके नीचे एक लाइन चाहिए, तो मैं एक डीवी बनाता हूँ। और लाइन कैसे बनाते हैं CSS में, ये तो आपको पता ही होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्लास नेम ले लो विड्थ फुल, और हाइट 1 पिक्सल का। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन आया होगा आई बिलीव, हाइट 10 पिक्सल का लेके देखते हैं। और बीजी कलर भी देना होगा ना, बीजी कलर नहीं, बीजी ब्लैक वाइट क्या देना चाहिए यहाँ पे? तो ये इसने ये कलर का दिया है, हम यहाँ पे टोमेटो दे सकते हैं, बीजी टोमेटो। ऑलराइट, ये कुछ ऐसा आ रहा है, बहुत बढ़िया। और इसका हाइट थोड़ा कम कर लेते हैं, 1 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और यहाँ पे पैडिंग बॉटम थोड़ा सा दे देंगे 5 का, तो ये भी यहाँ से थोड़ा सा पैडिंग आ जाएगा। और 5 का भी नहीं, 8 का दे देते हैं, तो ये और थोड़ा सा पैडिंग आ गया। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, इसके नीचे एक और डिव बनाएंगे, जहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ लोगो वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगो आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं लोगो के बजाय सिर्फ कुछ लेटर लिख देता हूँ, T&X। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। और वही यहाँ पे ये 2025 दिस दैट मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, लोरेम लिख देता हूँ। बाकी जो भी वो आपको लिखना होगा वो आप लिख लेना, लोरेम 10 का। तो अभी देखते हैं यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ रहा है। और एक्चुअली इसमें भी हमें मैक्सिमम वेट 60 rem का देना होगा। क्लास नेम मैक्सिमम वेट 60 rem, याद है हमने हेडर में दिया था, तो यहाँ पे भी हमने दे दिया। तो ये थोड़ा सा कॉन्सिस्टेंट रहेगा। एंड मार्जिन ऑटो दे देंगे, तो ये बीच में आ जाएगा, ये देखो बीच में आ चुका है। और इसमें फ्लैक्स दे देंगे, तो ये आजू बाजू इस तरीके से आ जाएगा। और जस्टिफाई बिटवीन दे देंगे, तो बीच में स्पेस आ जाएगा। ये देखो ये आइकन यहाँ पे आ गया। और आइकन में अगर आप चाहो बीच में स्पेस देना, तो क्लास नेम फ्लैक्स, एंड गैप यहाँ पे भी दे दो 5 का, यहाँ बीच में स्पेस आ गया। और इसमें आप चाहते हो अगर क्लास नेम देना, लाइक फॉन्ट बोल्ड बनाना चाहते हो आइकन जैसा, तो बना सकते हो, फॉन्ट बोल्ड, एंड यहाँ पे भी फॉन्ट बोल्ड। ऑलराइट, ऐसा कुछ आ गया। एंड यहाँ पे ये, और इसमें चाहो तो पैडिंग टॉप से दे सकते हो 3 का, तो ये थोड़ा सा ऊपर से पैडिंग आ जाएगा। तो समथिंग लाइक दैट, ठीक ठाक सा लग रहा है। ऐसा ही था यहाँ पे।
ठीक है, जो कि हमने बना लिया है। थोड़ा बहुत और स्टाइल करना है, फॉन्ट साइज घटाना है, बढ़ाना है, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लाइक मैं अगर यहाँ पे किसी में ये जो हमारा हेडर है इसमें कुछ में ये थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ, कुछ में कम रखना चाहता हूँ, फिर कुछ में बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो ये सब आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और ये हमारा सिंपल सा UI बना है और काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। तो देख लो, ये हमें बनाना था, ये हमने बना लिया बिल्कुल एग्जैक्ट। फिर और हमें क्या बनाना था, हीरो सेक्शन बनाना था, तो वो भी हमने बना ही लिया है ऑब्वियसली। तो कुछ इस तरीके का लग रहा है। आई बिलीव आपका टेलविंड CSS थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गया होगा। अगर आपको CSS आ रहा है तो टेलविंड CSS कुछ भी नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आपको CSS नहीं आ रहा है तो टेलविंड CSS में सर दर्द हो जाएगा आपका, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अगर आपको CSS आ रहा होगा तो टेलविंड CSS बहुत आसान लग रहा होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ वगैरह, फॉन्ट बोल्ड वगैरह करने के लिए यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी होता है, टेक्स्ट। उसी में डैश देके कलर लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। डैश देके विड्थ लिखेंगे, फॉन्ट का साइज चेंज हो जाएगा, है ना। डैश देके सेंटर और लेफ्ट राइट लिखेंगे, अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। BG में कलर देना है तो BG डैश देके कलर लिखेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। फिर मीडिया क्वेरी मैंने अभी नहीं बताया, मीडिया क्वेरी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ बिगड़ रहा है क्या यहाँ पे, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आई बिलीव फूटर ही बिगड़ेगा, तो फूटर को थोड़ा सा ठीक करते हैं। यहाँ पे ग्रिड 3 का बांट देते हैं, है ना। किधर गया ये, यहाँ पे ग्रिड 5 का है ना। तो मैं बोलूँगा कि मैक्स टू मैक्स पहले देख लो यहाँ पे कितना है। मैक्स टू मैक्स 770 पिक्सल के बाद, 770 पिक्सल के बाद या पहले, हाँ अभी मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 770 पिक्सल। सिंटैक्स देख लो आप लोग किस तरीके से लिख रहा हूँ। मीडिया क्वेरी में लिखते थे ना कि मैक्सिमम विड्थ इतना के पहले तक ये करना है, उसके बाद ये करना है, वैसे ही यहाँ पे है, बहुत सिंपल है। मैक्स टू मैक्स, यहाँ पे मैं इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि मुझे अपना डिफाइन करना है। 770 पिक्सल मैं रखता हूँ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। और मैक्स का मतलब क्या है अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे लगाना है आपको कोलोन, और कोलोन देके फिर जो प्रॉपर्टी आपको लिखना है लिख सकते हो। जैसे कॉलम्स मुझे चाहिए 3, ठीक है, मैं 3 कॉलम में बांटना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैक्स टू मैक्स 770 पिक्सल तक, मतलब 0 से 770 पिक्सल तक कॉलम होना चाहिए आपका 3। कॉलम एंड हो गया यहाँ पे, एक मिनट, ग्रिड कॉलम होता है ना, ग्रिड कॉलम 3। तो मैंने बोला कि 770 पिक्सल तक, 0 से 770 पिक्सल तक कॉलम आपका होना चाहिए 3, एंड उसके बाद आपका ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मैक्स टू मैक्स 770 पिक्सल तक एटलीस्ट 3 कॉलम रखना। तो यहाँ पे ये देखो 770 पिक्सल तक, 0 से 770 पिक्सल तक ये 3 कॉलम रहेगा, उसके बाद ये 5 हो गया। उसी तरह अगर मैं और छोटा करना चाहता हूँ तो मैं 2 का दे सकता हूँ, या डायरेक्टली मैं यहाँ पे 2 का भी दे सकता था। ये देखो 2 का मैंने दे दिया, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है इस तरीके से। और थोड़ा सा पैडिंग अगर इसमें होता ना अच्छा लगता, हेडर में थोड़ा सा पैडिंग X से दे देते हैं, 1 REM का, बेटर लगेगा आई बिलीव। यहाँ पे स्पेस S तरीके से दे देंगे, तो ये देखो अभी ठीक लग रहा है ना। और छोटा करना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिव, तो यहाँ पे और भी रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। और ये भी थोड़ा सा बिगड़ रहा है तो इसको भी देखना होगा, शायद ऊपर ये बिगड़ रहा है हेडर, तो पहले हेडर को देख लेते हैं। तो हेडर में तो ये वाला हाइड ही हो जाएगा, कुछ पिक्सल के बाद ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक बटन आना चाहिए, है ना, तो वो बटन वगैरह आप ले आना लॉजिक से। बाकी आगे तो वो लॉजिक वगैरह सीखेंगे कि कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करते हैं, तो अभी छोड़ दो, अभी फिलहाल के लिए इसको हम हाइड कर देते हैं बस। छोटा होने पे आपने देखा होगा एप्लीकेशन में ये मेन्यू हाइड हो जाता है, एंड यहाँ पे एक मेन्यू वाला आइकन आ जाता है, आइकन क्लिक करने पे साइड से आता है। तो अभी फिलहाल के लिए हाइड कर देते हैं, वो वाला लॉजिक हम लोग आगे जब कंडीशनल रेंडरिंग पढ़ेंगे तब परफॉर्म करेंगे। तो 770 पिक्सल के बाद ही हाइड कर देते हैं उसे। तो हेडर में आते हैं, कहाँ गया हमारा हेडर, ये है हमारा हेडर, ये है हमारा मेन्यू। तो यहाँ पे मैक्स 770 पिक्सल तक हम इसे हिडन रखना चाहते हैं, डिस्प्ले हिडन। तो डिस्प्ले हिडन रखने के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे हिडन यूज़ करते हैं, ठीक है। हिडन मतलब होता है आई बिलीव डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन का मतलब होता है यहाँ पे हिडन। समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो जाके। डिस्प्ले नन अगर करना है तो यहाँ पे आपका हिडन होता है। उसी तरीके से बाकी और कुछ करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसे हाइड कर दिया, बेसिकली डिस्प्ले नन कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। और ये चिपका हुआ सा आ रहा है, तो मैं हेडर में यहाँ पे भी पैडिंग X से 1 REM का दे दूँगा, तो अभी ये थोड़ा सा इस तरीके से आ जाएगा।
और बाकी तो ठीक ही है। देख रहे हो रिस्पॉन्सिव करना भी कितना आसान है टेलविंड से। और थोड़ा सा छोटे में ये ठीक रखना चाहते हो तो 340 या 400 पिक्सल के बाद इसको ग्रिड कॉलम 1 कर दो। किधर गया हेडर हमारा, हो सॉरी फूटर हमारा। तो यहाँ पे एक और मीडिया क्वेरी लगाएंगे, मैक्सिमम ऑफ 400 पिक्सल के बाद यहाँ पे ग्रिड कॉलम 1 का कर देंगे। तो ये देखो और छोटा करूँगा तो ये 1 का हो गया, एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, और चाहो तो गैप वगैरह और बढ़ा सकते हो। यहाँ पे गैप एक्चुअली देना चाहिए था, गैप हमने नहीं दिया, गैप देना चाहिए था। तो रिस्पॉन्सिव होने पे हम गैप भी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 770 पिक्सल के बाद रिस्पॉन्सिव हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम गैप भी दे देते हैं 2 REM का, और देखते हैं कैसा लग रहा है। तो अभी तो बीच में कोई गैप नहीं है, यहाँ पे हमें गैप नहीं चाहिए। जब ये छोटा होता है 770 पिक्सल के पहले तक हमें गैप चाहिए। ये देखो आ गया ना गैप बीच में, ये देखो यहाँ पे बीच में गैप आ गया, पहले गैप नहीं था। अगर ध्यान से देखो तो ये मैं हटाता हूँ, अभी देखो यहाँ पे नहीं था ना गैप, पोर्टफोलियो के बाद तुरंत ये आ जा रहा था, गैप नहीं था। और अभी अगर हम लोग यहाँ पे ये दे दे 770 पिक्सल तक गैप अगर दे दे तो ये छोटा होता रहेगा एंड यहाँ पे गैप मेंटेन रहेगा। ये देखो गैप है प्रॉपरली। और इसको भी चाहो तो ये इसका भी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर सकते हो, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम मैक्सिमम ऑफ 770 पिक्सल के बाद इसका फ्लैक्स कॉलम कर दो आप लोग, तो ये कॉलम में आ जाएगा। ये देखो नहीं आया कॉलम में, फ्लैक्स कॉल, अच्छा कॉलम में ही है, कॉलम में ही है। ठीक है, क्या कॉलम में कर रहा हूँ एक्चुअली मैं, एक मिनट रुक जाओ। ये तो कॉलम में ही है, इसे नहीं करना था, सबसे लास्ट में ये वाला जो इसे करना था, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 770 पिक्सल फ्लैक्स कॉलम कर देंगे। तो अभी देखो ये इसके जस्ट नीचे आ गया। अब चाहो तो गैप देना तो गैप भी दे सकते हो। तो अभी बिल्कुल ये परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी पैडिंग 1 REM का दे देंगे, पैडिंग X से 1 REM का। तो ये थोड़ा सा स्पेस आ गया। तो अभी देखो ये परफेक्ट लग रहा है। अच्छा ये फट कहाँ से रहा है, अगेन छोटा करने पे ये थोड़ा सा खिसक रहा है, तो वो इसके वजह से हो रहा है। इसका साइज आप छोटा कर लो थोड़ा। कैसे छोटा करेंगे, तो हीरो सेक्शन में आ जाओ और यहाँ पे लिखो मैक्सिमम ऑफ 500 पिक्सल तक मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ। टेक्स्ट 3XL कर देते हैं। तो ये देखो टेक्स्ट 3XL हो गया। तो जैसे ही 500 पिक्सल से कम होता है इसका टेक्स्ट छोटा हो जाता है, बेटर लग रहा है ये। और इसमें भी पैडिंग नहीं है आजू बाजू, तो इसमें भी पैडिंग दे देते हैं हम लोग। ये है ना पूरा हीरो सेक्शन लिव वाला, तो इसमें पैडिंग X से दे देंगे 1 REM का। तो इसमें भी थोड़ा सा पैडिंग आ जाएगा, बढ़िया लगेगा। ये देखो पैडिंग आ चुका है। एंड ये बटन का भी साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे हम लोग। मैक्सिमम ऑफ 500 पिक्सल के बाद टेक्स्ट, बाद मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि छोटा कर रहे हैं ना हम लोग, तो छोटा करने के हिसाब से मैं बाद कह रहा हूँ। बाकी अगर एक्चुअल में देखो तो 0 से 500 पिक्सल तक आपका टेक्स्ट स्मॉल रहेगा। ठीक है, 0 से 500 पिक्सल तक आपका टेक्स्ट स्मॉल रहेगा, मतलब मैक्स टू मैक्स 500 पिक्सल तक टेक्स्ट स्मॉल रहेगा। उसके बाद जो आपका डिफ़ॉल्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा आ गया। तो ये देखो छोटा होने पे भी एकदम बिल्कुल छोटा हो जाता है, तब तक ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो इससे छोटा किसका ही फ़ोन होगा 240 पिक्सल का, है ना। जिनका भी फ़ोन होगा इससे तो बड़ा ही होगा इतने से। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी हो गया। ये देखो पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है एंड बड़ा छोटा हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव भी करना आ गया आपको आई बिलीव। एंड टेलविंड CSS में बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो लिखनी आ ही गई। अगर आपको CSS आता है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, लेकिन अगर CSS नहीं आता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि CSS में जो चीज़ें ना वही मैंने किया है। मीडिया क्वेरी में जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा था कि मैक्सिमम विड्थ इतना होता है, तो हम ये मीडिया क्वेरी इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पे ये करते हैं वो करते हैं। तो जो जिन्होंने CSS कर रखा है, टेलविंड CSS नथिंग, CSS ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको टेलविंड CSS समझ में आया होगा। बाकी तो अभी जितने भी लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं सब में हम लोग टेलविंड CSS यूज़ करने वाले हैं। जो भी छोटा मोटा काम हम लोग करेंगे, अलग से CSS लिखने अब नहीं जाएंगे, टेलविंड CSS लिख के वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।